जब स्टार्ट करनी पड़ेगी। एक मिनट। ठीक है ठीक है, सब तरफ ठीक है भाई। अब अगली नेक्स्ट क्लास पढ़ते हैं। अब देखो, इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था परागनलिका का निर्माण। ठीक है, गेट लगा दे। हाँ, गेट लगा दे बेटा इसको। इससे पहले हमने पढ़ा था परागनलिका का निर्माण। आज हम पढ़ेंगे परागनलिका की वृद्धि। देखो, इसके अलग अलग टॉपिक बनते हैं। तो कौन कौन सा है? ये नंबर दूसरा पॉइंट, पराग नलिका की वृद्धि या स्त्री केसर का लंबवत काट या पराग नली की भ्रूण कोश, सॉरी कोश आएगा, भ्रूण कोश तक वृद्धि। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? पहले आउटलाइन से डायग्राम से आउटलाइन बताता हूं मैं, फिर विकास पढ़ेंगे। हम पढ़ने वाले हैं, ये तो है स्त्री केसर। स्त्री केसर में ये पराग कण यहाँ आ गया था, हमने पढ़ लिया था। ये पराग कण यहाँ आने के बाद इस पराग कण से क्या बन गई थी? पराग नली बन गई थी। ये चीज हमने पढ़ ली है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? पराग नलिका की वृद्धि। तो मतलब ये पढ़ने वाले हैं, ये पराग नलिका यहां तक लंबी कैसे हुई। स्त्री केसर का लंबवत काट, ये स्त्री केसर को यूं काटा जाए तो इसमें ये पराग नली ये सब कैसे दिखाई देगी, ये पढ़ने वाले हैं। पराग नलिका की भ्रूण कोश तक वृद्धि, ये भ्रूण कोश ही तो होता है। ये इसके अंदर ये रहा भ्रूण कोश, बताया था मैंने। तो ये पराग नलिका यहां तक कैसे आई, मतलब बात एक ही है। टॉपिक का नाम भले अलग अलग है, पराग नलिका की वृद्धि, स्त्री केसर का लंबवत काट या भ्रूण कोश तक वृद्धि। देखो, टॉपिक तीनों का अलग अलग है, लेकिन सबका आंसर क्या है? एक ही है। ठीक है ना? इसलिए परीक्षा में ये न देखे, ये तो डायरेक्ट पूछ ले जाता है पराग नलिका की वृद्धि को समझाइए। ये न देखे ये पूछ ले, ये न देखे ये पूछ ले, तो भी आंसर अपन को यही लिखना है। अब ये हुआ कैसे, ये मैं समझाने वाला हूं आप लोगों को। डस्टर कहाँ गया? ये डस्टर नाम की चीज कहाँ गई? इससे तो साफ ही नहीं होता। हो गया, चलो ठीक है साहब। अब देखो, पराग नलिका की वृद्धि। अब देखो, आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? ये हमने कहां तक पढ़ लिया था, अभी मैं बताता हूं। ये लो, ये हमने पढ़ लिया। ये परागकण यहां आ गया था और परागकण से पराग नलिका का ये निर्माण हो गया है। एक कायिक कोशिका थी, ये जनन कोशिका है। ठीक है साहब, यहां तक हम पढ़ चुके हैं। अब आगे ध्यान से सुनना। अब पहले आप लोग थोड़ा सा रिवाइज करो, दिमाग में डालो इस चीज को कि भाई हमने क्या पढ़ा। मैं आप लोगों को अभी 1 मिनट में इसको समझाता हूं। देख लिया अब आप लोगों ने? अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या होगा कि ये जो पराग कण है, इस पराग कण की जो कायिक कोशिका है, वो बोरोन तत्व को ग्रहण करके अंकुरित होती है। ठीक है, और अंकुरित होकर जनन छिद्रों के द्वारा, ठीक है, ये पराग नलिका बाहर आ जाती है। यहां तक का टॉपिक हमने पढ़ लिया। ठीक है, जैसे ही अब पढ़ते हैं हम आगे।
पराग नली अंकुरित होकर पराग कण से बाहर निकलती है, तब इसमें कायिक कोशिका का केंद्रक होता है, जिसे ट्यूब केंद्रक या नलिका केंद्रक कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? ट्यूब केंद्रक या नलिका केंद्रक कहते हैं। ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं इसको, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये परागकण और ये कायिक कोशिका, ये जनन कोशिका, यहां से ये पराग नलिका बाहर निकली और इसमें क्या आ गया? कायिक कोशिका का केंद्रक होता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्यूब केंद्रक कहते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब ये क्या होगा? ये पराग नलिका इसके अंदर प्रवेश करेगी। ठीक है, इसके अंदर, किसके अंदर? इस नली के अंदर। ये लंबी नलिका को हम क्या बोलते हैं? वृत्तिका में प्रवेश करेगी। अब वृत्तिका में प्रवेश करेगी तो ये क्या करेगी? इस भाग को तोड़ेगी। ये पराग नलिका क्या करेगी? इस भाग को क्या करेगी? नष्ट करेगी। तो नष्ट करने के लिए इस पराग नलिका के पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तभी तो ये नष्ट करेगी। या तो इस प्रकार की कोई थ्योरी होती है कि ये पराग नलिका वृत्तिकाग्र पर दबाव लगाती है, इस प्रकार की कोई थ्योरी होनी चाहिए थी। लेकिन वैज्ञानिकों ने देखा कि इसके शीर्ष भाग से एक एंजाइम का नाम है पेक्टिनेज एंजाइम। ठीक है, पेक्टिनेज एंजाइम का स्त्राव होता है। तो इसके शीर्ष भाग से पेक्टिनेज एंजाइम का स्त्राव होता है। ये एंजाइम वृत्तिकाग्र को नष्ट कर देता है और पराग नलिका वृत्तिका में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो यहां से देखते हैं हम, जिससे ट्यूब केंद्रक या नलिका केंद्रक कहते हैं। इसके बाद पराग नली के शीर्ष भाग से पेक्टिनेज एंजाइम का स्त्राव होता है। किसका स्त्राव होगा? पेक्टिनेज एंजाइम का स्त्राव होता है। यह एंजाइम वृत्तिकाग्र की परत को नष्ट कर देता है। यह एंजाइम वृत्तिकाग्र की परत को नष्ट कर देता है, जिससे पराग नली वृत्तिका में प्रवेश कर जाती है। अब यहां तक पढ़ लिया हमने, जिससे पराग नली की क्या होगी? वृत्तिका में प्रवेश कर जाती है। अब ये तो आ गया केंद्रक। जैसे ही पराग नली, ठीक है ना, वृत्तिका में प्रवेश करती है, उसी के साथ इसमें कायिक कोशिका का, उसी के साथ इसमें जनन कोशिका का केंद्रक भी आ जाता है। जैसे ये प्रवेश करेगी तो यहां से ये क्या होगा? यहाँ जनन कोशिका का जो केंद्रक था वो भी क्या होगा? इस नली के अंदर आकर वृत्तिका भाग में आ जाता है। ठीक है, अभी टुकड़ों में समझा रहा हूं, फिर बाद में एक साथ वापस समझा दूंगा। टुकड़ों में क्या है, धीरे धीरे छोटे छोटे टॉपिक पढ़ते हैं ना अपन, वो याद आ जाता है। अभी एक साथ सारा समझा दूंगा तो फिर माइंड से निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले छोटे छोटे भागों में देख लेते हैं इस टॉपिक को हम। जिससे पराग नलिका वृत्तिका में प्रवेश कर जाती है।
इसके बाद जनन कोशिका का केंद्रक भी पराग नली में आ जाता है। ठीक है, जैसे क्या है, पराग नली के अंदर आ जाएगा। ठीक है, पराग नली में आ जाता है, ये यहां से पराग नली में आ जाता है। और जब यह केंद्रक वृत्तिका भाग में आता है तो, अब ये कहाँ आ रहा है, ये वृत्तिका भाग में आ गया। ये जनन कोशिका केंद्र कहाँ आ गया, ये वृत्तिका भाग है, पूरा का पूरा ये वृत्तिका वाला भाग है। तो जैसे ये वृत्तिका वाले भाग में आता है तो इसमें क्या हो जाता है, समसूत्री विभाजन हो जाता है। ठीक है, समसूत्री विभाजन होगा, ये तो पराग नली तो धीरे धीरे लंबाई में वृद्धि करती जा रही है, क्योंकि पेक्टिनेज एंजाइम क्या है, सपोज करो यहाँ पर क्या बना हुआ है, जाल बना हुआ है कोशिकाओं का। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, पेक्टिनेज एंजाइम यहाँ से इस तरह हो रहा है शीर्ष भाग से, वो इस जाल को नष्ट करता हुआ कहाँ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। इसके साथ ही साथ क्या होगा, जनन कोशिका का केंद्रक भी आ जाएगा। और जैसे ही ये समसूत्री विभाजन होता है इसमें, तो समसूत्री विभाजन होने से दो नर युग्मक बन जाते हैं, एक तो ये और एक ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, तो इसलिए समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो जब यह केंद्रक वर्तिका भाग में आता है तो इसमें समसूत्री विभाजन हो जाता है, समसूत्री विभाजन हो जाता है, जिससे दो नर युग्मक का निर्माण होता है। अब दो नर युग्मक का निर्माण हो गया है, यहां पर ये दो नर युग्मक का निर्माण हो जाता है, दो नर युग्मक का निर्माण हो गया। अब ध्यान से सुनना अगले स्टेप। ठीक है, अब ये पराग नलिका क्या होती है, ये जो कायिक कोशिका का केंद्रक है, इस पराग नलिका के शीर्ष पर धीरे 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 दबाव डालता है भाई, ये लंबाई में वृद्धि करती जाए। दूसरा कारण, इसको यहां से फिलीफॉर्म जो उपकरण है वो भी अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करते हैं। तो ये पराग नलिका इधर उधर साइडों में किधर भी वृद्धि नहीं करती है, नीचे की ओर ही वृद्धि करती है। कहां, जहां पर अंड कोशिका है उस साइड ही वृद्धि करती है। तो इसके वृद्धि करने के दो कारण बता दिए मैंने, एक तो अंदर से कायिक कोशिका का केंद्रक है जो अंदर से दबाव लगाता है, जिसके कारण पराग नलिका अंदर की ओर वृद्धि करती है। साथ ही साथ फिलीफॉर्म जो उपकरण थे वो भी क्या करते हैं, पराग नलिका को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आगे बात समझ में, दो नर युग्मक का निर्माण होता है। और इस समय ही कायिक कोशिका का केंद्रक, अरे ये इतनी लंबा लिखने की जरूरत ही नहीं है, और इस समय ही नलिका केंद्रक, ये रहा ट्यूब केंद्रक, इस समय ही नलिका केंद्रक पराग नली में अंदर की ओर दाब लगाता है, जिससे पराग नली की लंबाई में वृद्धि होती जाती है और यह बीजांड तक पहुंच जाती है। इस समय
इस समय नलिका केंद्रक नष्ट हो जाता है। अब जैसे जैसे ये क्या हो रहा है, बीजांड की ओर आती जा रही है ये परागनली, ठीक है, ये बीजांड वाला भाग है। तो जैसे जैसे बीजांड की ओर आती जाती है तो इसमें ये दाब लगने से ये पराग नलिका का जो कायी कोशिका केंद्रक है वो नष्ट हो जाता है और अंत में इसमें क्या रह जाते हैं, दो नर युग्मक ही शेष रह जाते हैं। आ गए आप लोगों के बात समझ में? ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, पराग नलिका की वृद्धि, हमने ये पराग नलिका की वृद्धि पढ़ ली है। अब ये पराग नलिका इस बीजांड में कैसे प्रवेश करेगी ये अगला टॉपिक है, ठीक है। तो इससे पहले हम इसको एक बार और समझ लेते हैं भाई ये क्या हुआ पूरा प्रोसेस। आप लोग एक बार चित्र को देखो, मैं पानी पी लेता हूं। बेटा पानी ला रहे ओ बालक, देख लो भाई इसको 2 मिनट देख लो। देख लिया? अब साहब हम इसको समझते हैं पराग नलिका की वृद्धि को, ठीक है। देखो, परागकण परागण की क्रिया के द्वारा कहां पहुंच गया, वर्तिकाग्र पर, ठीक है। वर्तिकाग्र पर बोरोन तत्व था, सलेस्मा में बोरोन तत्व उपस्थित होता है। तो परागकण ने क्या किया, बोरोन तत्व को ग्रहण किया और अपनी कायिक कोशिका से किसका निर्माण किया, पराग नलिका का निर्माण कर दिया। पराग नलिका कहां से बाहर निकल गई, जनन छिद्र से बाहर निकल जाती है। ये पहली स्टेप में पढ़ लिया हमने। दूसरी स्टेप में उस पराग नलिका की वृद्धि पढ़नी है अब हमें। अब ध्यान से सुनो, जैसे ही पराग नलिका का निर्माण होता है और पराग नलिका परागकण से बाहर आती है, ठीक है, उस समय पराग नलिका के अंदर कायिक कोशिका का केंद्रक होता है। उस समय पराग नलिका में कायिक कोशिका का केंद्रक होता है। इस पराग नलिका के शीर्ष भाग से, ये शीर्ष भाग, ठीक है, उस शीर्ष भाग से एक एंजाइम विस्तारित होता है। उस एंजाइम का नाम क्या है, पैक्टिनेज। यह पैक्टिनेज एंजाइम क्या काम करेगा, वृत्तिकाग्र की सतह को नष्ट करने का कार्य करता है। ऊपर वाली सतह को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, जिससे क्या होगा, पराग नलिका धीरे धीरे अंदर की ओर वृद्धि करती है। जैसे ही पराग नलिका वृत्तिका भाग में आती है, इस वृत्तिका भाग में आती है, ठीक है, उस समय जनन कोशिका का केंद्रक भी इस वृत्तिका में आ जाता है, वृत्तिका में नहीं, इस पराग नली में आ जाता है। और जैसे ही ये जनन कोशिका केंद्रक वृत्तिका भाग में आता है, ठीक है, तो उस समय यहां पर क्या हो जाता है, समसूत्री विभाजन हो जाता है, जिससे दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। और ये पराग नलिका धीरे धीरे वृद्धि करते हुए कहां पहुंच जाती है, बीजांड की ओर पहुंच जाती है। इसको पहुंचाने का कार्य कौन कर रहा है, कायिक कोशिका का केंद्रक अंदर की ओर दबाव लगाता है, जिससे ये पराग नलिका की लंबाई धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और अंत में जब पराग नलिका इस बीजांड तक पहुंच जाती है तो ट्यूब केंद्रक नष्ट हो जाता है और पराग नलिका में दो नर युग्मक का निर्माण हो जाता है, दो नर युग्मक शेष बचे रह जाते हैं। ये रहा टॉपिक आप लोगों के पास, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, हम डायग्राम से पढ़ रहे हैं पूरा का पूरा, तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। अब अगला टॉपिक देखते हैं हम।
तीसरा टॉपिक, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। ठीक है, अब फिर आउटलाइन डायग्राम से समझा देता हूं मैं आप लोगों को। भाई पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना ये है, बालक इंक भर दो इसमें। ठीक है, हमें पढ़ना क्या है, ये तो बीजांड है, बाह्य अध्यावरण, अंत अध्यावरण, और ये भ्रूण कोश। अभी केवल हम क्या पढ़ रहे हैं, ये जो पराग नलिका ऊपर से आई थी ये, अब ये बीजांड में यहां से प्रवेश करेगी, यहां से प्रवेश करेगी, या फिर ये बीजांड द्वार से प्रवेश करेगी। अभी केवल हमें ये तीन प्रवेश कर देखने, 1 2 और ये 3। अभी भ्रूण कोश में प्रवेश नहीं देख रहे हैं हम। अभी क्या पढ़ेंगे, हम इस बीजांड में प्रवेश पढ़ने वाले हैं। किसमें प्रवेश पढ़ेंगे हम, बीजांड में प्रवेश पढ़ेंगे केवल। ठीक है, उसमें हाँ उल्टा करके दबा दे। तो ये देखो, मैंने 3 प्रकार से प्रवेश बताया आप लोगों को। ये बीजांड है, एक तो यहां से पराग नली सीधी प्रवेश कर जाए, या पराग नली घूम के यहां से साइड में से प्रवेश करे, या पराग नली कहां से प्रवेश करे, इस बीजांड द्वार से प्रवेश करे। मतलब इसमें 3 प्रकार से प्रवेश हो सकता है। हेडिंग क्या पढ़ रहे हैं, पराग नलिका, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। तो पराग नलिका का बीजांड में 3 प्रकार से प्रवेश हो सकता है, एक तो शीर्ष भाग से, एक अध्यावरण भाग से, और एक बीजांड द्वारीय भाग से। अब कैसे होता है प्रवेश, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं, बस डायग्राम दे, हेडिंग हेडिंग याद होना चाहिए आप लोगों को। भाई इसमें 3 प्रकार से प्रवेश होता है। पराग नलिका का बीजांड में 3 प्रकार से प्रवेश होता है। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। नंबर 1, ऊपर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, निभाग, उसे क्या बोलेंगे, निभागीय प्रवेश। साइड वाले भाग को क्या बोलते हैं हम, अध्यावरण। तो अध्यावरणीय प्रवेश। तीसरा प्रवेश क्या था, बीजांड द्वार, बीजांड द्वारीय प्रवेश। तो 3 प्रकार से प्रवेश होगा, एक तो निभागीय प्रवेश होगा, एक बीजांड द्वारीय प्रवेश होगा। ठीक है, तो जो निभागीय प्रवेश होता है वो कौन से पादपों में होता है, केजुराइना, बिटुला और जुगलैंस। जो अध्यावरणीय प्रवेश है वो किसमें होता है, एल्च, मेला, पोपुलस और कुकुरबिटा। हाँ, कुकुरबिटा इसके एग्जाम्पल हैं। ये भर गया कि इंक, अरे पागल, कोई बात नहीं। बीजांड द्वार प्रवेश अधिकांश पुष्पीय पादप, जो भी पुष्प पादप हैं ज्यादातर उनमें बीजांड द्वार प्रवेश ही पाया जाता है, यही प्रवेश होगा। ठीक है, अब निभागीय प्रवेश किसे कहेंगे, ध्यान से देख। तो इसमें कुछ भी नहीं, इस टॉपिक में केवल आप लोगों को डायग्राम याद करना है।
अब देखो, एक तो ये है, एक ये है, और एक ये है। ठीक है, तो पहला तो क्या है, निभागीय प्रवेश, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। तो पराग नलिका का बीजांड में 3 प्रकार से प्रवेश होता है। ठीक है, पहला प्रवेश क्या होता है, निभागीय प्रवेश। अब निभागीय प्रवेश किसे कहते हैं, जब पराग नलिका भ्रूण कोश की ओर, ये पराग नलिका रही, ऊपर से आ रही थी ना वो, तो ये पराग नलिका जब निभागीय भाग से भ्रूण कोश की ओर प्रवेश करती है, भ्रूण कोश की तरफ गति करती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, निभागीय प्रवेश कहते हैं। इसमें होंगे 2 नर युग्मक। आगे बात समझ में, ऐसा कौन से पादप में पाया जाता है, केजुराइना, बिटुला और जुगलैंस। ठीक है, दूसरा, जब पराग नलिका अध्या आवरण भाग से, ये अध्या आवरण, जब पराग नलिका अध्या आवरण भाग से भ्रूण कोश की ओर प्रवेश करती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अध्या आवरणीय प्रवेश कहते हैं। बस आप लोगों को नाम याद होना चाहिए, अपने आप परिभाषा बन जाएगी। ठीक है, ऐसा कौन से पादप में होता है, एल्चमेला, पोपुलस और कुकुरबिटा के पादपों में ऐसा होता है। और जब पराग नलिका बीजांड द्वार से, ये रहा बीजांड द्वार से, बताया था ना जहां पर अध्यावरण नहीं होता वहां बीजांड द्वार होता है, तो पराग नलिका बीजांड द्वार से भ्रूण कोश की तरफ, भ्रूण कोश में नहीं बोल रहा, भ्रूण कोश की तरफ बोल रहा हूं मैं, भ्रूण कोश की तरफ प्रवेश करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बीजांड द्वारीय प्रवेश कहते हैं। ऐसा किसमें होता है, अधिकांश पुष्पीय पादपों में ऐसा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या यहां तक, नहीं होगी। ठीक है, ये टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल दो मुझे, मतलब कमेंट्स कर देना आप लोग, कोई दिक्कत आएगी, वैसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या है, पराग नलिका का, ये रही पराग, अब देखो इसको अगर मैं पूरा बनाऊं तो ऐसे बनेगा, थोड़ा ढंग से देख लेना, ये तो बनेगा इस तरीके से, यूं। ठीक है, तो ये इस तरीके से में ये ऊपर से आ रही है पराग नलिका, ये समझ रहे हो ना। लेकिन आप लोगों को पता है कि जब हम पाचन तंत्र का चित्र बनाते हैं या फिर हम श्वसन तंत्र का चित्र बनाते हैं, तो पूरा मनुष्य तो नहीं बना देते भाई, उसमें हमने पाचन तंत्र भी बना दें, हाथ पांव आंख नाक कान वगैरह सब नहीं बनाते, मस्तिष्क का बनाए तो मस्तिष्क का बनाएंगे। अभी हम इसका पूरा क्यों नहीं बना रहे इस तरीके से, क्योंकि हमें तो क्या पढ़ना है, पराग नली का बीजांड पर, तो पराग नली और बीजांड से मतलब है, तो इसलिए हमने पराग नली और बीजांड का बनाया। समझ रहे हो ना आप लोग। ठीक है, तो पराग नलिका का बीजांड में कितने प्रकार से प्रवेश होगा, 3 प्रकार से प्रवेश होता है। पहला प्रवेश क्या होता है, निभागीय प्रवेश। तो निभागीय प्रवेश किसे कहेंगे, जब पराग नलिका भ्रूण कोश की तरफ, ठीक है, ये पराग नलिका भ्रूण कोश ये है, तो भ्रूण कोश की तरफ निभागीय भाग से प्रवेश करती है, तो पराग नलिका भ्रूण कोश की तरफ निभागीय भाग से प्रवेश करती है, तो उसे निभागीय प्रवेश कहते हैं। कौन से पादप में, केजुराइना, बिटुला, जुगलैंस। दूसरा है, जब पराग नलिका इस अध्या आवरण भाग से भ्रूण कोश की तरफ प्रवेश करती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अध्या आवरणीय प्रवेश कहते हैं। ठीक है, कौन से पादप, एल्चमेला, पोपुलस, कुकुरबिटा के पादपों में। अगला है बीजांड द्वारीय प्रवेश, जब पराग नलिका बीजांड द्वार से, समझ रहे हो, बीजांड द्वार से भ्रूण कोश की तरफ प्रवेश करती है, तो उसे बीजांड द्वार प्रवेश करते हैं। और कौन से पादपों में होता है, अधिकांश पुष्पीय पादपों में
होता है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया, किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट्स कर देना। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, ये पराग नलिका इस भ्रूण कोश में पढ़ेंगे। अब हम भ्रूण कोश की तरफ नहीं, भ्रूण कोश में। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल दो मुझे।